नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात है 70 के दशक की शुरुआत की। एक नए नए सुपरस्टार ने जन्म लिया था। बैक टू बैक उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले थे और चारों तरफ अपने टैलेंट की वजह से वो छा गया था। वो थे संजीव कुमार, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से हरी भाई कहते थे। उसी दौर में एक नई नई लड़की सनसनी बनकर इंडस्ट्री में आई थी, जिसको ड्रीम गर्ल कहा गया था। उस दौर में ड्रीम गर्ल कहा जा रहा था और सच में मधुबाला के बाद ये कह सकते हैं कि एक भारत की एक नई मॉर्लिन मोनरो सामने आ गई थी। उस दौर में शायद ही उतनी खूबसूरती किसी ने देखी हो। वो थी हेमा मालिनी। सपनों के सौदागर से उनको एज ए ड्रीम गर्ल ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो अगली फिल्म आई वारिस ब्लॉकबस्टर हुई और हेमा मालिनी स्टार बन गई। उसके बाद अंदाज आई, रमेश सिप्पी का डायरेक्टोरियल वेंचर। उसी फिल्म से रमेश सिप्पी ने एज ए डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। अंदाज ब्लॉकबस्टर हुई और हेमा मालिनी सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। अंदाज के बाद सीता और गीता में हेमा मालिनी डबल रोल में थी और इनके सामने धर्मेंद्र और संजीव कुमार नायक के रोल में थे। संजीव कुमार में एक अलग तरह का चार्म था। लगभग हर हीरोइन संजीव कुमार की फैन थी, हर अभिनेत्री संजीव कुमार के पीछे पागल थी। इस फिल्म में पहली बार वो और हेमा मालिनी एक साथ काम कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस फिल्म के ख़त्म होने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया और संजीव कुमार ने अपनी माँ को हेमा मालिनी के घर उनका हाथ मांगने के लिए भेजा। दोनों परिवार भी तैयार थे, लेकिन संजीव कुमार की माँ जरा रूढ़िवादी महिला थी और लगभग हर माँ यही चाहती है कि जो उसकी बहू हो वो घर संभाले। और बेटा अब सुपरस्टार था ही, कोई आर्थिक तंगी जैसी कोई बात नहीं थी। तो हेमा मालिनी की माँ चाहती थी कि शादी के बाद संजीव कुमार की माँ चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दें। और हेमा मालिनी का करियर अभी शुरू हुआ था और हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती अपनी बेटी करियर में बहुत ध्यान दे रही थी और उनको अपनी बेटी को लेकर बहुत सपने थे उनके दिल में कि मेरी बेटी अपने जीवन में बहुत आगे जाएगी। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। हेमा मालिनी एक पेशों में फंसी थी। हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से कहा कि तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो, फिल्म इंडस्ट्री का रिवाज तुम जानते हो। जैसे ही मेरी शादी होगी मेरे पास प्रोड्यूसरों का आना अपने आप कम हो जाएगा, तो मेरा फिल्मों में काम करना अपने आप बंद हो जाएगा। शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चों के बाद तो वैसे ही मुझे गैप लेना ही पड़ेगा एक्टिंग करियर से। एक ब्रेक तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ संजीव कुमार की माँ ही नहीं, संजीव कुमार भी थोड़े रूढ़िवादी ख्यालों के थे। वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। हेमा मालिनी ने उनको बहुत समझाया कि तुम थोड़ा धीरज रखो, शादी हो जाए तो इसके बाद हम लोग देखेंगे। संजीव कुमार को लगता था कि हेमा मालिनी उनकी बात मान जाएंगी और हेमा मालिनी को भी लगता था कि संजीव कुमार उनकी बात मान जाएंगे। दोनों लगभग 2-3 सालों तक एक दूसरे का इंतजार किया, लेकिन संजीव कुमार नहीं माने और हेमा मालिनी भी नहीं मानी। इसके बाद लगभग 73-74 के बाद से दोनों ने आपस में बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। उसके बाद हेमा मालिनी ने अपना भविष्य धर्मेंद्र के अंदर देखना शुरू किया। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी की बात तो नहीं मानी थी, लेकिन संजीव कुमार हेमा मालिनी को भूले नहीं थे। इसी के बाद उसी दौरान संजीव कुमार के साथ ही एक और हीरोइन लॉन्च होती है। वो थी सुलक्षणा पंडित।
सुरक्षा पंडित संजीव कुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन संजीव कुमार सुरक्षा पंडित के अंदर सिर्फ एक दोस्त देख रहे थे, हेमामालिनी को बिल्कुल भूल नहीं पाए थे। ये भी हो सकता है कि शायद संजीव कुमार हो सकता है सुलक्षणा पंडित से सुलक्षणा जी से शादी कर लेते, शायद 1978 में आए हुए हार्ट अटैक के बाद कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया था कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। खैर बात जो भी हो, हेमामालिनी के साथ रिश्ता टूटने के बाद उनकी शराब बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था और जीवन के आखिरी दिनों तक वो हेमा जी को भूल नहीं पाए। उसके बाद उन दोनों ने जितनी फिल्मों में काम किया, वो चाहे त्रिशूल हो या शोले हो और भी जितनी फिल्में हो, अब लोग बहुत कम देखा होगा कि संजीव कुमार और हेमामालिनी का सीन एक साथ हो। खैर यहाँ एक बात की दाद देनी पड़ेगी, एक नहीं 3 लोगों की। संजीव कुमार ने जीवन के आखिरी दिनों तक हेमा जी को नहीं बुलाया। सुलक्षणा पंडित ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक संजीव कुमार को नहीं बुलाया। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद सुलक्षणा जी ने किसी शादी नहीं की और उनकी मृत्यु के बाद, संजीव कुमार की मृत्यु के बाद सुलक्षणा जी एक गहरे सदमे में चली गई थी। तो उस दौर के लोग थे। और ये सिर्फ संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित ही नहीं, आप आशा पारेख को देख लीजिए, नासिर हुसैन से प्रेम करती थी और पूरा जीवन नासिर हुसैन की यादों में गुजार दिया। सुरैया को ले लीजिए, देवानंद और सुरैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी किसी हिंदू लड़के से अपनी पोती की शादी नहीं करना चाहती थी। नानी की बात तो सुरैया ने मान ली, देवानंद से शादी नहीं की, लेकिन किसी और को भी अपने जीवन में आने नहीं दिया। उस दौर में आपको उस दौर के ऐसे बहुत से किस्से मिल जाएंगे। एक ये पीढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आज रिश्ते आजकल नहीं टूटते हैं, आजकल तो रिश्ते टूटने से पहले दूसरा मौजूद हो जाता है। तलाक हुआ नहीं, दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है। ब्रेकअप हुआ नहीं, दूसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पहले से खड़े रहते, तैयार रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? और जैसे ये बात 80 के दशक तक तो थी। 80 के दशक तक जो लोगों के अंदर कमिटमेंट है वो रहती थी। उधर 40-50 के दशक के बाद से लेकर आप अगर आप देखें तो जितने भी अफेयर मुझे याद आते हैं, वो चाहे देवानंद सुरैया हों, धर्मेंद्र हेमामालिनी हो या साधना जब अपने पीक पे थी। साधना का तो और मानना पड़ेगा कि साधना ने बहुत कम उम्र में आर के नायर शादी कर ली थी। वो जब साधना एक हाई पेड एक्ट्रेस थी और पूरा जीवन आर के नायर के साथ गुजारा। और 80 के दशक के मध्य में 1985 में जब आर के नायर का निधन होता है, तब साधना की उम्र ज़्यादा नहीं थी, साधना अपने अर्ली 40s में थी, फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। पूरा जीवन आर के नायर की विधवा बन के गुजारा। जब आर के नायर की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो साधना ने खुद उनके लिए फिल्में प्रोड्यूस की। और एक आज का दौर है, यहाँ मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बिल्कुल खुद समझ सकते हैं। एक अभिनेत्री की शादी टूटती है, तलाक होता है। तलाक के बाद मुझे लगता है 1 हफ्ते या दूसरे 10 दिन के अंदर अपने 10-12 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ उसकी फ़ोटो मैगजीन्स में छपने लगती हैं। ये किसी एक की बात नहीं है, इस पीढ़ी के लगभग हर अभिनेत्री की का यही हाल है। यही बात आज के अभिनेताओं के साथ भी है। इसकी वजह क्या है? अगर इस बारे में डिटेल में हम जाएंगे, इसको पश्चिम का असर भी कह सकते हैं या आज के समाज की स्वच्छंद सोच कह सकते हैं। आज की पीढ़ी किसी एक बंधन में बंध के नहीं रहना चाहती है
और पता नहीं क्यों रिश्ते टूटते भी हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे देखे जा रहे हैं जो 10-20 साल या 30 साल टिक जाए, कोई पूरा जीवन निकाल ले। रिश्ते उतने टूट भी रहे हैं। अब इसकी वजह में जाएंगे, अब इसकी वजह ढूंढने जाएंगे तो हमें कई पहलुओं में जाना पड़ेगा। खैर, इसकी वजह के बारे में भी बातें करेंगे, वो बातें किसी और एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।